बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इन टेस्ट गाइड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस लेक्चर में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो फिजिक्स के लिए जो टेस्ट होते हैं इनके पार्ट 2 की चंद एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन FCCS। अब एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, तो मैं आपको सिंपली यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ये BCC का स्ट्रक्चर है। मैं FCC, BCC और सिंपल क्यूबिक की जो स्ट्रक्चर है और इनके जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है इनके बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि थ्योरी ऐसे है कि कोई ना कोई एक तो इसमें टेस्ट में तो होता है। तो एटॉमिक फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम डिवाइड बाई एटम्स। कि ये जो एटम्स है इसके जो वॉल्यूम है, जबकि इस सेल के जो वॉल्यूम है, इन दोनों के जो रेशो होते हैं इसको हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो आपने इस तरह करना है कि इस सेल का वॉल्यूम मालूम करना है। तो सेल का वॉल्यूम तो ए है, इसका साइड लेंथ ए है, तो इसका वॉल्यूम होगा ए क्यूब। जबकि आपने इस तरह करना है कि जो यहाँ पर जितने एटम्स है इन एटम्स की तादाद को मालूम करना है। और फिर आपको मालूम है कि एक एटम्स के लिए इसका जो साइज होता है वो हम इसको 4/3 पाई आर क्यूब से मालूम कर सकते हैं। तो आपने इस तरह करना है कि इसी क्यूब में जितनी नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स है उसको मालूम करना है। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करना है इसके वॉल्यूम के साथ। तो आप इस तरह इस क्यूब को देख लें। अगर ये सिंपल क्यूब होता तो ये जो सेंटर में एटम आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव एटम होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 होता। अब ये एटम जो है ये 4 सेल के साथ 8 सेल के साथ क्या होता है, शेयर होता है। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव एटम है ये हो जाएगा 1, क्योंकि 8 कॉर्नर है और हर कॉर्नर का जो इफेक्टिव पार्ट है 1/8 है। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो 1 एटम का सिंपल क्यूबिक के फॉर्म में। तो यहाँ पर सिंपल क्यूब के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन बनते हैं वो 0.52 है या 52% है। जबकि BCC स्ट्रक्चर के लिए आप इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका जो रिजल्टेंट है वो 0.68% है। जबकि अगर परसेंटेज में निकल जाते हैं तो ये 68% क्या करता है, स्पेस को फिल करता है। जबकि बाकी जो 32% है ये इसके साथ फ्री स्पेस रह जाता है, ये कंप्लीटली फिल नहीं होता। तो ये होता है BCC स्ट्रक्चर। HCP के लिए B 0.74 है और डायमंड के लिए 0.74 एटॉमिक फ्रैक्शन है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, विच कलर हैज मोर रिजोल्यूशन। तो सबसे पहले आपने रिजोल्यूशन को समझना होगा। रिजोल्यूशन क्या होता है, ये एबिलिटी होता है एक डिवाइस की जो एक इमेज क्लियरली और डिटेल के साथ दिखाई दे। तो इसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन, जिसको हम रिजॉल्विंग पावर भी कहते हैं। ये रिजॉल्विंग पावर हम कुछ इस तरह दिखा सकते हैं कि अगर एक लाइट को हम यूज करते हैं तो अगर इस तरह इमेज दिखाई देता है तो ये अनरिजॉल्व है। ये इन दोनों इमेजेस को अलग नहीं कर सकते, उनको सेपरेट नहीं कर सकते। अभी जो है इसका जो वेव फंक्शन थोड़ा सा ओवरलैप है तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरिया। जबकि अगर ये दोनों को बिल्कुल सेपरेट करते हैं तो इसको हम कहते हैं रिजॉल्व। और ये रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करते हैं लाइट की वेवलेंथ पर। अगर लाइट की वेवलेंथ कम से कम है तो उसके रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अगर कोई वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, कम होगा। तो आपको याद रखना होगा कि जो 7 कलर है जिसमें जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है या जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा है वो है ब्लू कलर की। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो है ब्लू कलर। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सक्लूसिव XOR गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। XOR गेट है किसकी कॉम्बिनेशन होता है, आर एंड और NOR गेट के कॉम्बिनेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वर्क डन इन सर्कुलर मोशन आफ्टर कंप्लीट 1 साइकिल। अगर हम वर्क डन मालूम करते हैं एक साइकिल में तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगा, ये सेम होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो वर्क इज एफ डॉट डी शुड बी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम एट व्हाट एंगल। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैग्नेटिक फोर्स
an charged particle. When a charged particle enters in a magnetic force perpendicularly, it will just circulate in a magnetic field with a radius r, and we can find its frequency, जिसका साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, और हम इसका टाइम पीरियड भी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एफ बी और एफ सी के साथ रिजल्ट के साथ हम इसके जो सारी यहाँ पर जो एफ जो मैग्नेटिक फोर्स है ये होता है क्यू वी क्रॉस बी की। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है, तो वी बी साइन थीटा, और साइन थीटा मैक्सिमम यूज लेते हैं 90 एंगल पर विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो एंगल होना चाहिए 90 होना चाहिए, तब ही इस पर मैग्नेटिक फोर्स होगा, वरना अगर 0 एंगल होता तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं होता। अब इसके लिए जो आप फोर्स सॉल्व करना चाहते हैं, इसके लिए हम रूल यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इससे आप इसके डायरेक्शन को, फोर्स के डायरेक्शन को मालूम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द लेटेस्ट वाइब्रेशन इन सॉलिड। ये बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉलिड में जो लेटेस्ट वाइब्रेशन होता है, इसके लिए जो क्वांटम इस्तेमाल करते हैं, जो लाइट इस्तेमाल करते हैं, जो फोटॉन की तरह हम एक वेव्स को इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है फोनान। तो फोनान वेव्स वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, और ये फोनान वेव इसके जो वेव्स है, इसके मोमेंट के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फोनान, स्मॉलेस्ट यूनिट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22, रेट ऑफ डिके कैसे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रेट ऑफ डिके होता है इक्वल टू इनवर्स e और माइनस का, तो ये एक्सपोनेंशियल डिके होता है। क्वेश्चन नंबर 23, एंड डीसी मोटर आर्मेचर करंट इज मैक्सिमम। आपने देखोगे कि डीसी मोटर जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो इसके जो आर्मेचर करंट होते हैं वो जस्ट इन द स्टार्ट ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 24, मास इज सेम क्वांटिटी एज। तो आपको ऑप्शन दिया गया होता है, तो आपने इस तरह करना है कि मास की जो क्वांटिटी है ये इनर्शिया की तरह है, हम इसको ये जो इनर्शिया और मास है बिल्कुल सिमिलर क्वांटिटी है। 25, इन्वेंटर पाइप्स बर्स्ट। आपने देखा होगा कि जब वेंटर होता है यानी बहुत शदीद सर्दी होते हैं तो वाटर के जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाते हैं, तो इससे जो आइस वो बन जाते हैं। और अब आपने देखा होगा कि जब भी वाटर से आइस बनते हैं तो इसके वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसके जो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं तो वही चूँकि पाइप में तो पानी जो होता है वही साइज में होता है, इतने होते हैं, बिल्कुल वो फिक्स होते हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं जिससे आइस की वजह से होता है, तो ये क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है। तो ये कोलैप्स नहीं होते, बर्स्ट होते हैं, ये बर्स्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में तो मॉडरेटर होते हैं, ये जो फ्यूल रॉड होते हैं, लेकिन ये एक्सेलरेटर इसका हिस्सा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 27, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। जीरोथ लॉ क्या होता है, अगर हम कहते हैं कि एक ए सिस्टम है और दूसरा बी सिस्टम है, ये दोनों इक्विलिब्रियम है, और ए और बी और सी बी इक्विलिब्रियम है, तो ए और सी बी इक्विलिब्रियम में होगा, इसको हम कहते हैं जीरो लॉ, तो लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन नंबर 28, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट स्क्रीन इज डबल। अगर आप इस तरह करते हैं कि हमने जो यंग डबल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, इसमें अगर हम स्क्रीन की जो डिस्टेंस होते हैं वो डबल कर दें और इसके साथ जो वेवलेंथ है उसको हाफ कर देते हैं, स्लिट डिस्टेंस इज हाफ। अगर हम स्लिट डिस्टेंस को क्या करते हैं, हाफ कर दें, तो इसके जो रेजोल्यूशन होता है, इसको जो वाइड डिस्टेंस होता है वो कितना हो जाता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर इसके लिए जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये D क्या है, कैपिटल D है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। तो ये है D, वहाँ पर जो पेपर में जो क्वेश्चन में दिया गया है ये L है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। और ये स्मॉल d क्या होता है, ये द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट होता है। अगर हम इसको हाफ कर देते हैं और जबकि इस डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो आप यहाँ पर देखें कि y क्या बन जाता है, पोजिशन ऑफ फ्रेंच क्या बन जाता है। तो आपने से कहते हैं इसको डबल करना है, इसको हाफ करना है, इसके हाफ ये जो 2 ये ऊपर जाएगा और ये 4 टाइम बन जाएगा, तो इसकी जो y है ये 4 टाइम बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो y बिटवीन द 2 मैक्सिमा है, अब ये 4 टाइम हो जाएगा ये डिस्टेंस।
क्वेश्चन नंबर 29, a car travel with 60 km per hour toward north. अगर एक कार है और ये नॉर्थ की तरफ 6 km per hour से जा रहा है and suddenly return toward another direction with the same velocity. अगर अब वो इस डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ वापस आना चाहता है, what will be the average speed up to 2 hours? यहाँ पर जो क्वेश्चन है कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर ये कह रही है कि ये वापस अपनी पोजीशन पर पहुंच जाता है तो एवरेज स्पीड क्या होती है, इक्वल टू 0 होगा. क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन 30 कहते हैं मॉडरेटर इज यूज इन फिशन रिएक्शन पार्ट. तो फिशन रिएक्शन में मॉडरेटर क्या होते हैं? ये मॉडरेटर फिशन रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन होता है इसकी एनर्जी ज़्यादा होते हैं, ये फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं, हम इसको स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं. तो मॉडरेटर इसमें यूज़ करते हैं कि इसके जो न्यूट्रॉन की जो एनर्जी उसको हमको रिड्यूस करना चाहते हैं. तो मॉडरेटर यूज होता है स्लो डाउन ऑफ द न्यूट्रॉन. क्वेश्चन नंबर 31, पॉइंट चार्ज. ये तो बहुत ईजी है कि Q डिवाइड बाय R स्पेस पॉइंट चार्ज electric intensity. Question number 30, red light cannot be dispersed because it is monochromatic light, so we cannot disperse red light. 33, electromagnetic wave carry no charge. प्रोटॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते. क्वेश्चन नंबर 34, फोटोडायोड वर्क्स ऑन. फोटोडायोड किस तरह काम करते हैं? तो चलो मैं आपको ग्राफ से दिखाना चाहता हूँ. ये होता है डायोड, फोटोडायोड. फोटोडायोड क्या करता है, वो जो सनलाइट है या जो लाइट है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. अब आपने इस तरह करना है कि लाइट को इंसिडेंट करना है इसके डिफ्लेक्शन रीजन पर. अगर आप लाइट डिफ्लेक्शन रीजन पर इंसिडेंट करते हैं तो आपने इस तरह कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है ये बन जाते हैं. तो इलेक्ट्रॉन एक साइड में मूवमेंट करते हैं और प्रोटॉन फर्स्ट चार्ज जो होल्स है वो दूसरी साइड में मूवमेंट करता है. तो इसी से करंट डेवलप होता है. अब ये किस तरह अफेक्ट होता है, ये रिवर्स बाइस में अफेक्ट होता है. Question number 35, which cannot be polarized. So this is very simple, sound waves cannot be polarized. 36, P is energy unit of R. तो आपने इस तरह करना है कि R की यूनिट को मालूम करना है. तो R की यूनिट है जॉल पर केल्विन फॉर मोल, इसकी यूनिट है. क्वेश्चन नंबर 37, मोस्ट एफिशिएंट डिटेक्टर. आपको डिटेक्टर की मुख्तलिफ किस्म दी गई हो तो मोस्ट सूटेबल डिटेक्टर क्या है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है. क्वेश्चन नंबर 38, नियर साइटेडनेस कैन बी कवर्ड. आपने जो नियर या शॉर्ट साइडनेस होते हैं आपने इसको किस तरह कवर करना है? तो इसके लिए आपने कौन सा लेंस इस्तेमाल करना है? तो चलो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये होता क्या है. तो ये होता है इस तरह के, जब लाइट रेज जो आई है इसके लेंस पर पड़ते हैं तो ये क्या होता है, ये रेटिना से पहले इमेज बनाता है. अब आपने इस तरह करना है कि ये रेटिना को ये लाइट पहुंचना चाहिए. तो इसके लिए आपने कौन सी लेंस इस्तेमाल करना है? आपने डाइवर्जिंग लेंस को इस्तेमाल करना है ताकि जो लाइट है वो क्या हो जाएगा, वो रेटिना तक पहुंच जाए, उसको डाइवर्ज करना है. तो इसके लिए आपने कौन सा लेंस इस्तेमाल करना है, डाइवर्जिंग लेंस. अगर आम इस तरह होता है कि लॉन्ग साइडनेस होता है, वो जो लाइट रेज आते हैं वो रेटिना के पीछे इमेज बनाते हैं. तो अब इस तरह करना है कि रेटिना को ले आना है, तो इसके हम कौन सी लेंस इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस.